हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे 13 मई के करंट अफेयर्स। बट उससे पहले पिछले कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो लार्जेस्ट है इंडिया में वो कहाँ पर है, तो वो गुरुग्राम में, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो लॉन्च किस ईयर में हुआ था, तो वो 2016 में लॉन्च हुआ था। इधर आपने काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया इसका। और थर्ड क्वेश्चन था कि फिलीपींस की कैपिटल क्या है, तो वो मनीला है। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूएन गेव अप्रूवल टू विच कंट्री टू रिप्लेस रशिया ऑन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब हमने ये न्यूज़ कवर की थी ना कि जो आपका यूएन का ह्यूमन राइट काउंसिल है UNHRC, उससे रशिया को निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो वो वाली जो प्लेस खाली थी अब उसको यूएन ने भर दिया है किसी और कंट्री को, मतलब रशिया की जगह पर। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने रशिया को यहाँ पर रिप्लेस किया है? चेक रिपब्लिक, ठीक है। चेक रिपब्लिक वो कंट्री है जिसने रशिया को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। जो आपकी यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने चेक रिपब्लिक को असाइन किया है, इलेक्ट किया है आपकी यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ताकि वो रशिया को रिप्लेस कर सके। अब रशिया कब सस्पेंड हुआ था? अपने यूक्रेन पे अटैक करने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया था ना। तो उसके बाद उसके बाद मतलब इनकी सस्पेंशन के ऑर्डर्स थे, फिर इन्होंने खुद ही वहाँ से क्विट कर दिया था, अपने आप खुद ही छोड़ दी थी ये वाली आपकी ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। और जो ये P5 वाले मेंबर भी थे, रशिया इसमें P5 मेंबर भी थी, वहाँ से भी इसने रिज़ाइन कर दिया था। तो इसमें जो टोटल UNHRC के जितने टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितनी है? 47। ओके, 47 नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी कंट्रीज़ की मेंबर हैं। अब चेक रिपब्लिक हो गई है रशिया को रिप्लेस करके इसकी एक मेंबर। और इंडिया ने, अब ये आपका न्यूज़ इसके साथ नहीं है, ये आपकी आज की न्यूज़ दूसरी है कि इंडिया ने एक बार फिर से अपनी वोट देने से मना कर दिया है इस यूक्रेन रशिया की वॉर पे, ठीक है। ये आपको देख लेना है अब एक बार कि ये भी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। UNHRC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट हैं इसके फेडरिको विलेगस प्रेसिडेंट हैं UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के। क्वेश्चन आपका पहला आज का बनता है कि कैपिटल और प्रेसिडेंट बताना है आपने मुझे चेक रिपब्लिक का। जब भी कोई कंट्री ऐसे किसी न्यूज़ में इन्वॉल्व होती है तो हो सकता है कि उसके बारे में कैपिटल या उसके प्रेसिडेंट वगैरह उसके कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट्स पूछ लिए जाएँ। तो यहाँ पर ये दोनों स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कैपिटल और प्रेसिडेंट चेक रिपब्लिक की कौन सी है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। अब ऐसी स्कीम काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, जैसे पहले मिड डे मील वगैरह होती थी, अब काफ़ी टाइम के बाद ऐसी कोई स्कीम आई है। ये है आपकी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम, ठीक है। और ये सारे प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स पे अप्लाई करने वाली, कौन सी गवर्नमेंट करवाने वाली है अप्लाई? तमिलनाडु की गवर्नमेंट, ठीक है। तमिलनाडु के जो आपके CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये वाली स्कीम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक, उनको ये जो मील है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये हर वर्किंग डे पे होगा, जितने भी दिन इनके स्कूल लगेंगे उतने दिनों में इनको ये जो मील है ये प्रोवाइड की जाएगी। ये जो स्कीम है ये रोल आउट की जाएगी बिलो दी 6 ईयर्स ऑफ एज, जितने बच्चे होंगे 6 साल तक के बच्चे, उनको ये स्कीम में वो मतलब इस स्कीम का पार्ट रहेंगे। और ये जो स्कीम है ये एड्रेस कर रही है एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को। अब न्यूट्रिशन की बहुत डेफिशिएंसी हो रही है आजकल, सभी मतलब आजकल की नई जनरेशन में सभी में हो रही है। बट ये स्टेप आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट की जितने भी वहाँ के बच्चे हैं जो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंसी एक फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला स्टेप उठाया है। और इसके अलावा एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है इसका, इस क्वेश्चन का तमिलनाडु से रिलेटेड, कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में जो नीलगिरी हिल्स हैं वो तमिलनाडु में ही हैं, ठीक है। जहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में, वो तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। अब फाइनली एयर इंडिया को अपना MD CEO मिल ही गया। एक इससे पहले भी हो रहे थे ना, इल्कर रायची हो रहे थे इससे पहले इलेक्ट, इनको किया था अपॉइंट कि MD CEO ये होंगे नए, बट इन्होंने फिर वो पोजीशन लेने से इनकार कर दिया था। तो इनके अलावा अब जो बने हैं वो कौन है? कैंपबेल विल्सन,
कैम्पबेल विल्सन बने हैं नए MD/CEO ऑफ एयर इंडिया। ओके, ये जो हैं ये आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्कूट के। स्कूट एक आपकी सिंगापुर की एयरलाइंस है, तो अभी ये उसके भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या CEO हैं। इनको अपॉइंट कर दिया गया है MD/CEO एयर इंडिया का। विल्सन की अपॉइंटमेंट जो है वो टर्की के इल्कर आइची की डिसीजन के बाद आई, जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये पोस्ट नहीं लूँगा। क्यों इन्होंने ये मना कर दिया था ये वाली पोस्ट लेने से? क्योंकि इनको इंडिया की जो मीडिया थी, मतलब इनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो मीडिया थी, उन्होंने इनको बहुत पॉलिटिकली मतलब कलर कर दिया था इस सारे मामले को, कि इनकी अपॉइंटमेंट को एज दी MD/CEO ऑफ एयर इंडिया। तो इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे ये वाली पोस्ट नहीं चाहिए। तो इनके डिसएग्री करने के बाद विल्सन की अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे। ओके, बस आपको यह याद रखना है, अगर कहीं मान लो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इल्कर आइची ने क्यों मना किया था, तो उनके पॉलिटिकल लिंक्स कुछ कर रहे थे, यहाँ पर लिंक कर रहे थे उनको इनकी इन वाली अपॉइंटमेंट से, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। अब एयर इंडिया के थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। एयर इंडिया जो है वो 1932 में फाउंड हो गई थी और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में थे। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन हैं, ये याद रखना, चेयरमैन ये हैं, और नए MD/CEO बन गए हैं आपके कैम्पबेल विल्सन। ओके, और ये भी याद रखना है कि इससे पहले ये 100% आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग थी पहले एयर इंडिया, बट लॉस में जाने के बाद इसको वापस टाटाज ने खरीद लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी टेम्पल्टन प्राइज 2022, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिविजुअल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब टेम्पल्टन प्राइज़ इस साल का किसको मिला है? टेम्पल्टन प्राइज़ जो है वो दुनिया का पूरा सारी दुनिया में लार्जेस्ट ऐसा इंडिविजुअल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, सबसे बड़ा। ये ऑनर इस बार किसको मिला है? फ्रैंक विल्जेक को। फ्रैंक विल्जेक को इस बार ये अवार्ड मिला है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड ऑथर हैं ये फ्रैंक विल्जेक। इन्होंने 2004 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स में, तो इनको ये वाला अवार्ड मिला है इस साल का, टेम्पल्टन प्राइज़, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिविजुअल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसकी वैल्यू, इसकी जो ये अवार्ड है ना, इसकी वैल्यू ओवर 1.3 मिलियन US$ है। ठीक है, ये आपको, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है ये, तो आपको ये भी एक बार तो कम से कम इसको प्रॉपर्ली पढ़ लेना। ये जो है 6th ऐसे नोबेल लॉरेट बन गए हैं जिन्होंने टेम्पल्टन प्राइज़ भी जीता है सिंस 1972 से लेके अभी तक में ये 6th ऐसे नोबेल लॉरेट बन गए। नोबेल लॉरेट मतलब कि जो नोबेल प्राइज़ भी जीता है, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर्स भी रह चुके हैं जो, और जिन्होंने फिर टेम्पल्टन प्राइज़ भी जीता है, तो 6th ऐसे नोबेल लॉरेट बने हैं। अच्छा, इंडियंस भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से, जिन्होंने ये वाला टेम्पल्टन प्राइज़ जीता इससे पहले। वो हैं आपके पांडुरंग शास्त्री अर्थ वाले, इन्होंने 1997 में ये अवार्ड जीता था। बाबा आमटे ने 1990 में अवार्ड जीता था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आपके S राधाकृष्णन हैं, उन्होंने 1975 में ये अवार्ड जीता था लास्ट। उसके बाद अब ये वाला अवार्ड इस बार का अवार्ड फ्रैंक विल्जेक को मिला है। तो लास्ट अगर इंडियन का पूछा जाए तो S राधाकृष्णन जी को मिला था 1975 में। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है शायद मिसप्रिंट हो गया। जो आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है कि ये वाला जो प्राइज़ है आपका टेम्पल्टन वाला, इसके फर्स्ट जो रिसिपिएंट हैं वो कौन है? फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ टेम्पल्टन प्राइज़, ये बताना आपने मुझे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आज का कि फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है टेम्पल्टन प्राइज़ के। 1972 से अनाउंस होना शुरू हो गया, तो तब पहला अवार्ड किसको मिला था ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइन इंडिया पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू डिजिटाइज ई चालान कलेक्शंस फॉर मध्य प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट। तो मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ई चालान की जो कलेक्शंस होंगी उसके लिए किसने मतलब बैंक्स के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटाइज हो सके ये ई चालान वाला सारा सिस्टम। तो ये किया है आपका बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये ई चालान को डिजिटाइज वगैरह करने के लिए एक स्टेप उठाया। तो थोड़ी डिटेल्स देखते हैं इसकी। द बैंक ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्ड एंड MOA होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू इंटीग्रेट POS टर्मिनल्स। POS है मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स के टर्मिनल्स विद दी पुलिस डिपार्टमेंट्स ई चालान पोर्टल। ठीक है,
ताकि मतलब जो भी चलान्स वगैरह हैं वो डिजिटली वहाँ से डिडक्ट हो सकें, पे कर सकें जो कस्टमर्स हैं वो। तो ये जो इनिशिएटिव है ये अलाउ करेगा मध्य प्रदेश की पुलिस को टू टेक ऑनलाइन चलान पेमेंट्स। बस आपको इतना याद रखना है, ये जो एक सिस्टम है इसके थ्रू ऑनलाइन चलान की पेमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। जो आपकी पुलिस है वो रिसीव कर सकती है ऑनलाइन ही चलान की पेमेंट्स, प्रोवाइडिंग पीपल विद कन्वीनियंस, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि चलान कट जाता है, फिर पुलिस स्टेशन जाके कौन उसको वापस करवाए, तो इसके लिए मतलब एक ऐसा हो जाएगा, ईज हो जाएगी कि अगर चलान कटा तो आप उसको ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल्स देख लेते हैं। MD CEO कौन है बैंक ऑफ इंडिया के? अतानु कुमार दास। इस्टेब्लिश हुआ है ये 1906 में, ठीक है। 1906 में, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स है बैंक ऑफ इंडिया। 7 सितंबर 1906 में ये इस्टेब्लिश हो गया था। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम लुई वेटन हाउस एम्बेसडर? लुई वेटन की हाउस एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बनी है दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जो जिनको लुई विटन के हाउस एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। लुई विटन को आप LV के नाम से भी जानते हो। ये एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है या फैशन हाउस है जो जिन्होंने इंडियन जो एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण उनको हाउस एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट कर दिया है। इनके अलावा 2 और भी हाउस एम्बेसडर्स हैं लुई विटन की। वो कौन कौन है? एक हॉलीवुड की एमा स्टोन है, ठीक है, और चाइना की लीडिंग एक्टर हैं ये जो दोंगयू। ये 3 अब हाउस एम्बेसडर हैं LV की। और शी वॉज ऑल्सो चूजन, मतलब दीपिका पादुकोण को 9 मेंबर जूरी में भी पैनल में भी सिलेक्ट किया गया था। किसके लिए? जो 75th आपके केन्स फिल्म फेस्टिवल था उसमें भी ये जूरी में चूज़ की गई हैं दीपिका पादुकोण। तो आपको ये याद रखना है। ये मतलब ये एक्स्ट्रा वाली न्यूज़ है जो हमने पहले कवर की है, बट इसके साथ दीपिका पादुकोण की न्यूज़ थी तो इसके साथ मैंने ये भी लिंक कर दी थी। तो ऐसे याद रखना है आपने इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज़ द इंडियन आर्मी सेट टू एस्टैब्लिश कोचिंग सेंटर फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स? इंडियन आर्मी ने एक स्टेप उठाया है कि जितने भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने कोचिंग सेंटर्स ओपन करने की बात की है। तो किस स्टेट में की है ये की आपकी मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में जितने भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होंगे उनको कोचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए ये कोचिंग सेंटर्स खोलेंगे। देखते हैं कैसे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। इंडियन आर्मी सेट टू स्टैब्लिश दी रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस। ये नाम है इन कोचिंग सेंटर्स का, रेड शील्ड सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस। ये एक ऐसा सेंटर होने वाला है एक्सेलेंस और वेलनेस का जो कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को थोड़ा और एलिजिबल बनाएगा एडमिशन्स के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ताकि मतलब जो भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मतलब सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं उनको भी मतलब जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी एजुकेशन को, उनको ऐसी कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सके जिसमें वो एलिजिबल हो जाएं किसी भी अच्छे इंडिया के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए। तो बेसिकली ये इसका पर्पस है। मणिपुर के साथ मणिपुर के स्टूडेंट्स के लिए, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्टेप है ये उठाया गया है। द सेंटर विल बी लोकेटेड इन दी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। अब ये जो सेंटर है आपका रेड शील्ड वाला, ये जो है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में लोकेट होने वाला है, वहाँ पर बिल्ट होने वाला, एस्टैब्लिश होने वाला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इंडियन आर्मी साइंड अ ट्राइपार्टाइट MOU विद कॉर्पोरेट पार्टनर द SBI फाउंडेशन। अब कॉर्पोरेट पार्टनर इनके SBI फाउंडेशन है। ट्राइपार्टाइट है मतलब कि अगेन 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंडियन आर्मी के साथ और कौन कौन है? SBI फाउंडेशन है और साथ में नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको आप NIEDO भी बोलेंगे ताकि, और ये जो है इनके ट्रेनिंग पार्टनर रहेंगे, ठीक है। ये आपके कॉर्पोरेट पार्टनर हैं SBI फाउंडेशन और ट्रेनिंग पार्टनर हैं नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मिलके ये जो कोचिंग सेंटर है ये स्टार्ट करना है। अब ऐसे इंडियन आर्मी वगैरह से, आर्मी से रिलेटेड अगर बेसिकली कोई भी ऐसा स्टेप उठा रहे हैं ना कि आर्मी वालों के लिए कोई लोन अलग से अवेलेबल करवा रहे हैं या आर्मी में किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी डॉटर्स वगैरह के लिए कोई कोई स्टेप उठाया जा रहा है, तो वो बेसिकली हर बार जो होता है SBI उठाता है। तो आपको मतलब ये एक हिंट है, अगर जैसे कभी ये होता है ना कि
किसी क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही और आपको नहीं समझ आ रहा है, वहाँ पर आप ऐसी सी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो कि यूजुअली ऐसे सारे स्टेप्स जो आर्मी के लिए उठाए जाते हैं, आर्मी के फेवर में या आर्मी पर्सनल के या उनके फैमिली वालों के केयर में उठाए जाते हैं, वो यूजुअली SBI ही उठाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शंस में SBI दिख रहा है तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद इंडिया ऑन कोऑपरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग। किस देश ने प्रसारण में सहयोग पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये की है मेडागास्कर ने। ओके, मेडागास्कर और इंडिया ने एक MOU साइन किया है ताकि जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है उसमें कोऑपरेशन हो सके। प्रसार भारती इंडियाज़ पब्लिक ब्रॉडकास्टर साइन एन MOU विद मेडागास्कर ऑफिशियल, ये मतलब मेडागास्कर के ब्रॉडकास्टर हैं ORTM। इनका नाम जो है वो वहीं की लैंग्वेज में कुछ था, तो फिर मैंने नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया। ये सिर्फ आपको ORTM से याद रखना है, या सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि मेडागास्कर और इंडिया ने ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक MOU साइन किया है। तो ये जो MOU है ये कोऑपरेशन और को प्रोडक्शन बना में हेल्प करेगा। किस लिए? ताकि जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो आप एक कोऑपरेशन के साथ और को प्रोडक्शन में इस्टेब्लिश कर सको, बना सको, और जो ट्रेनिंग हो सके पर्सनल की, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग और उनके एक्सचेंज के लिए ये जो स्टेप है ये उठाया गया है इंडिया और मेडागास्कर के बीच में। प्रसार भारती के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, न्यू दिल्ली में है। CEO कौन है इसके? शशि शेखर वेम्पति। ओके, और मेडागास्कर के कैपिटल वगैरह देख लेते एक बार। मेडागास्कर का कैपिटल है अंतानानरीवो। प्रेसिडेंट वहाँ के हैं एंड्री निरीना रजोलिना, और करेंसी वहाँ की है मैलागासी अरियारी। ओके, अच्छा इसमें आज का थर्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद स्किप हो गया। एक बार जब जो PPT आपको प्रोवाइड करवाएंगे ना उसमें एक बार दे देंगे हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें आज का, कि आपके जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं इंडिया के वो कौन है? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। ठीक है, बहुत बार डिस्कस किया हमने। थर्ड क्वेश्चन आपका आज का ही है। पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। इंडिया एम्बार्क्स ऑन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट विद अ बजट ऑफ 597 करोड़ रुपीज़ अंडर नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। अप्रॉक्सीमेटली 2200 फिल्म्स विल अंडरगो रिस्टोरेशन। अब इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा बड़ा एक फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हो रहा है जो कंडक्ट करवाने जा रहा है इंडिया, जिसका जो टोटल कॉस्ट है वो 597 करोड़ रुपीज़ है, और इसमें टोटल 2200 जो फिल्म्स होंगी पुरानी उनको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, और मिशन का नाम क्या है? नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि वर्ल्ड में ये पहला है या वर्ल्ड में लार्जेस्ट है ये, तो इसके लिए आपको इसके बेसिक सी पॉइंट्स याद होने चाहिए कि इतने इसमें पैसे लगने वाले हैं, इतनी मूवीज़ इसमें रिस्टोर होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस N कोटेश्वर सिंह एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट इन असम। अब वैसे तो जो भी ऐसे हाई कोर्ट्स वगैरह में टेम्प्रेरी कोई भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी नहीं आती हैं आपके एग्ज़ाम में, बट ये वाला पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है ना वो और भी जगहों के लिए हाई कोर्ट की तरह सर्व करता है। ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैंने बताया हुआ, असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों जगहों का हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों जगह का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, और इसके लिए अपॉइंट किए गए हैं N कोटेश्वर सिंह। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? जस्टिस सुधांशु धूलिया को। ओके, मेन आपको इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ के ये हाई कोर्ट में जस्टिस हुए हैं, चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी किस किस जगह का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा और इम्पॉर्टेंट बना रहा है। अच्छा, लास्ट आज का पॉइंटर है कि IOCL जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इन तीनों ने मिलके एक ट्राइपार्टाइट कम एस्क्रो अग्रीमेंट साइन किया है ताकि इथेनॉल प्लांट्स लगा सकें या इस्टेब्लिश कर सके, सेट कर सके इंडिया में, अक्रॉस दी वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, अब पहले ये देख लेते हैं। ट्राइपार्टाइट मतलब कि 3 पार्टी वाला। कम एस्क्रो का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई इनके अलावा, जैसे ये 3 साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं इसमें, इनके अलावा भी कोई पार्टी है जो पहले पैसा होल्ड करेगी और जब काम हो जाएगा तब वो पैसा उनको दे देगी। ठीक है, तो ये एस्क्रो होता है। मतलब ये इसको सिर्फ आपको बेसिक सा जानना होता है कि मतलब एक आप ऐसे कह सकते हो कि एक अग्रीमेंट साइन किया है इन तीनों ने मिलके इथेनॉल प्लांट्स के लिए।
ताकि इथेनॉल प्लांट्स सेट हो सके इंडिया में। इसमें बस इतना याद रख लेना, ये वाला अगर स्किप भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज थी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, और अगर इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपकी जो क्लास है ना वो ट्यूसडे को होगी, ठीक है। अभी कल आपकी क्लास नहीं होगी, संडे नहीं होगी, मंडे नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी। तो तब तक आप रिवाइज कर लेना, तब तक मैं छुट्टी पे हूँ। तो ट्यूसडे को मिलते हैं हम, जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम थोड़ी ट्यूसडे को लंबी वीडियो कर लेंगे और उसमें सारे डिस्कस कर लेंगे। स्किप कुछ नहीं होगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अभी तक कवर हो रहे थे वैसे ही कवर होंगे ट्यूसडे को भी। तो मैं आपसे तब मिलूँगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछूंगी मैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है। चाहे आप सिर्फ इस वाले ही मंथ का याद रखना, जैसे आज 13 था तो 13 तक, फर्स्ट से लेकर 13 तक के बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे उस दिन, ठीक है। थैंक यू।